हेलो स्टूडेंट, मैं आसिफ खान आप सबका इजी स्टडीपुर में स्वागत करता हूं। कल हमने क्या किया था? कल हमने गैस अवस्था के बारे में अध्ययन किया था। किसके बारे में? गैस अवस्था के बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे 4 या 5 पॉइंट बताए थे। उसके बाद हमने क्या किया था? एक डायग्राम के माध्यम से कुछ समझा था। उस डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? दोबारा बना रहा हूँ। उसके बारे में अध्ययन करेंगे दोबारा। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा था द्रव, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा था ठोस। उसके बाद यहां पर मैंने क्या लिखा था? गैस, ठीक है। आगे देखो, अब जैसे ही ठोस है वो किस में चेंज हो रहा है? द्रव के अंदर चेंज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये क्या चीज होती है? गलन, ठीक है। इसी प्रकार द्रव है, किस में चेंज होगा? ठोस में। तो वो क्या होगा? ईंधन, या फिर आप इसे जमना भी कह सकते हो, ठीक है। आगे क्या है? मैंने कहा कि द्रव है वो किस में चेंज हो रहा है? गैस के अंदर। तो इसे हमने कौन सी क्रिया कहा था? वाष्पन, ठीक है। और जैसे ही गैस किस में चेंज होता है? द्रव में। तो ये कौन सी हो जाएगी? संघनन। कौन सी हो जाएगी? संघनन, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया था ठोस है वो किस में चेंज हो रहा है? गैस में। तो ये क्रिया कौन सी होती है? उध्रुवपातन। क्यों होती है? क्योंकि ठोस है वो बिना द्रव में चेंज हुए किस में चेंज हो रहा है? गैस के अंदर। किस में चेंज हो रहा है? ठोस है वो बिना द्रव में चेंज हुए सीधे ही गैस बन रही है। इसी प्रकार अगर गैस है वो किस में चेंज हो रही है? ठोस के अंदर। यानी कि गैस है वो बिना द्रव में चेंज हुए किस में चेंज हो रही है? ठोस के अंदर। तो इस क्रिया को भी हम क्या कहेंगे? उध्रुवपातन। क्या कहते हैं? उध्रुवपातन, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो सब्लिमेशन। क्या कहते हो? सब्लिमेशन। ध्यान दो भी यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद क्या आता है? आगे आता है इसके ऊपर ताप का प्रभाव, यानी अवस्था के ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो मैं ये इरेज कर कर दोबारा इसे अच्छे से भाई डिटेल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिटेल से। ये तो था कल का जो हमने पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे अवस्था पर, अवस्था पर ताप का प्रभाव, ठीक है। ताप का प्रभाव पढ़ेंगे हम। स्टेट के ऊपर हीट का प्रभाव है वो पढ़ेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ठोस और द्रव को लेकर चलते हैं। जो हमने डायग्राम में ले लिए थे उसी के आधार पर क्या करेंगे? अब आगे अध्ययन करेंगे। मैंने कहा कि कोई ठोस पदार्थ है हमारे पास। क्या है? ठोस है, जिसे आप क्या कहते हो? सॉलिड कहते हो। क्या कहते हो? सॉलिड है। वो क्या हो रहा है? इसे हमने ताप दिया भी। क्या दे दिया? ताप दे दिया। ताप देने पर स्टूडेंट ये किस में चेंज हो जाएगा? द्रव के अंदर चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? द्रव के अंदर या लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ध्यान दो भी, मैंने कहा कि ठोस पदार्थ है उसे अगर ताप देते हैं तो किस में चेंज हो जाता है? वो हो जाता है द्रव, यानी लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या लेंगे? एग्जाम्पल मैंने कहा हमारे पास बर्फ है। बर्फ कौन सी अवस्था में पाया जाता है? मैंने आपको कहा है कि भाई ये किस में होता है? ठोस अवस्था में होता है। अगर मैं बर्फ को क्या करूं? हीट करूं, गर्म करूं या ताप दूं। ये देखो, ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है? ताप का दर्शाया जाता है भाई। यहां पर मैंने इसे क्या किया? ताप दिया। ताप देने पर ये किस में चेंज हो गया? जल के अंदर चेंज हो गया। ये एग्जाम्पल हो गया भाई, ठीक है। इसी प्रकार मैंने कहा कि हमारे पास क्या है? द्रव है। द्रव को मैंने क्या किया? ठंडा किया। या आप ईंधन लिख सकते हो, या जमना लिख सकते हो, या ठंडा करना भी लिख सकते हो। इस प्रकार लिखोगे तो किसका निर्माण होगा भी? बर्फ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? बर्फ का। आप यहां पर लिख सकते हो जैसे जल है वो किसमें? ईंधन के कारण किसमें चेंज होगा? वो होगा बर्फ के अंदर। किसके अंदर होगा? बर्फ के अंदर। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? अवस्था पर ताप का प्रभाव पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? ताप का प्रभाव पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने बताया कि जब कोई ठोस है उसे ताप देते हैं तो वो किसमें चेंज होता है? द्रव के अंदर चेंज होता है। इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है? जो बर्फ है उसे अगर ताप देते हैं तो किसमें चेंज होती है? जल के अंदर चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? जल के अंदर चेंज होता है। इसी प्रकार अगर कोई द्रव है, अगर द्रव है उसे ठंडा किया जाता है तो किसमें चेंज होता है? बर्फ के अंदर। यानी कि यहां पर आप
क्या लिख दो, ठोस। बर्फ क्या है, ठोस। इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल लिया कि जल क्या है, द्रव है, और उसका ईंधन यानी कि जमना, या फिर आप लिख सकते हो ठंडा करने पर किसका निर्माण होगा, बर्फ का निर्माण होगा। ये आ गया ठोस के आधार पर। अब पढ़ते हैं द्रव वाला जो टॉपिक है उसके आधार पर, यानी द्रव से गैस बनता है और गैस से द्रव बनता है, उसके आधार पर क्या करेंगे, हमें लेकर चलते हैं। तो मैंने कहा हमारे पास क्या है, कोई द्रव है, ठीक है, इसे हमने क्या किया, अभी ताप दिया। ताप देने पर क्या होता है, ये किसमें चला जाएगा, वाष्प। वाष्प कौन सी में आता है, गैस अवस्था में आता है। किसमें आता है, गैस अवस्था में आता है। आप ध्यान से सुनो भाई, मैंने क्या कहा है, जब द्रव है वो वाष्प यानी गैस अवस्था में चेंज होता है, वो कौन सी क्रिया कहलाती है, मैंने आपको बताया था भाई, वाष्पन की क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, वाष्पन की। आप इसमें इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, जब द्रव वाष्प में बदल जाता है, या आप इस प्रकार लिख सकते हो, जब द्रव को गर्म किया जाता है तो वो गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन की क्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप क्या लोगे, एग्जाम्पल वही लोगे जो ऊपर हमने लिया है। जल है, इसे अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, वाष्प बनेगा। क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। इसी प्रकार मैंने आपको कहा कि हमारे पास कोई गैस है, अगर गैस का हम क्या करते हैं, संघनन करते हैं, तो किसका निर्माण होगा, द्रव का। किसका निर्माण होगा, द्रव का। अगर गैस में ले लूं वाष्प, क्या ले लूं, वाष्प, और इसका मैं कर दूं क्या, संघनन, तो संघनन करने पर किसका निर्माण होगा, यहां पर हमारे पास जल का। किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। ये आ गया ताप का प्रभाव किसके आधार पर, ये तो था हमारा ठोस के आधार पर, सॉलिड के आधार पर, और ये किसके आधार पर है, लिक्विड यानी कि द्रव के आधार पर। किसके आधार पर, द्रव के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपना था वो टॉपिक कौन सा था, वो टॉपिक था अपना ठोस का गैस में परिवर्तित होना। देखो मैंने आपको ये बताया था, यहां पर सिंबल लेकर चल रहे हैं हम, जैसे मैंने कहा था कि ठोस है, ठीक है, ये किस में चेंज हो रहा है, ये हो रहा है गैस के अंदर, और गैस किस में बता रहा है, ये हो रहा है ठोस के अंदर। ये सिंबल सीधा लिखकर मैं बता रहा हूं आपको भाई। देखो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ठोस है वो चेंज हो रहा है, तो यहां पर एक टॉपिक उठता है, उस टॉपिक का नाम क्या लिखा था हमने, ऊर्ध्वपातन। क्या लिखा था भाई, ऊर्ध्वपातन, जिसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहा जाता है। ध्यान दो भी, मैंने क्या कहा है, ठोस से द्रव, ठोस से गैस बनता है तो किसका निर्माण होता है, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन की क्रिया होती है। अब यहाँ पर ये क्रिया है, ये क्या कहलाती है, किस प्रकार होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने पर मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा। तो परिभाषा पहले तो सुन लो भाई, परिभाषा क्या होती है, जब ठोस को हम ताप देते हैं, क्या देते हैं, ताप देते हैं, तो वह बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाए, गैस में। मैंने क्या कहा है, जब किसी ठोस को ताप दिया जाता है या गर्म किया जाता है, हिट किया जाता है, तो वो बिना द्रव में बदले सीधे ही किस में बदल जाता है, गैस के अंदर बदल जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। देखो मैं क्या लिख रहा हूं भाई, यहां पर पॉइंट है इसका, देखो जब ठोस को, मैंने क्या बताया, जब ठोस, क्या बताया है, जब ठोस को गर्म किया जाता है, जब ठोस को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वह बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में बदले सीधे ही गैस में चेंज हो जाता है, या
आप गैस अवस्था में बदल जाता है, बदले जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। ध्यान दो भाई, कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास किसकी? ऊर्ध्वपातन की परिभाषा। क्या हो गई? ऊर्ध्वपातन की परिभाषा। अब मैं आपको बता दूं कि कौन से ऐसे ठोस हैं जिन्हें हम गर्म करके किस में बदल सकते हैं? गैस के अंदर। तो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं कौन कौन से हैं। एक तो है अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। देखो भाई, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जो लिखा है उसका दूसरा नाम क्या है? नौसादर। क्या है? नौसादर। ध्यान देना भाई, यहाँ पर नौसादर भी ले सकते हैं वो, या फिर अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, चाहे वो अमोनियम क्लोराइड नाम आ जाए चाहे नौसादर आ जाए। अगर एग्जाम्पल में ऐसा पूछा जाए कि ऊर्ध्वपातन का निम्न में से एग्जाम्पल है, तो आप ध्यान देना भी अमोनियम क्लोराइड और नौसादर है, वो दोनों क्या है? एक ही नाम है। अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कपूर का। किसका? कपूर का भाई। ठीक है, कपूर का ले लिया। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक हो गया अमोनियम क्लोराइड, एक हो गया कपूर, और एक आ जाएगा आयोडीन। किसका? आयोडीन, ETC। ये जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं ये हमेशा किसमें आते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और इन्हें ताप देकर किसमें चेंज किया जाता है? किसमें कन्वर्ट किया जाता है भाई? इन्हें गैस अवस्था में बदला जाता है। क्या देकर? ताप देकर। और ताप देने पर कौन सी क्रिया होगी? ऊर्ध्वपातन की क्रिया होगी। मैंने क्या बताया? ध्यान से सुनो। अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर, कपूर या आयोडीन जो है, इन्हें ताप देकर कौन सी अवस्था में ला सकते हैं? गैस अवस्था में ला सकते हैं। और जब ये गैस अवस्था में आएंगे तो कौन सी क्रिया होगी इनके मध्य? ऊर्ध्वपातन की क्रिया होगी। ध्यान से सुनो भाई, किसकी क्रिया होगी? ऊर्ध्वपातन की क्रिया होगी। ये हो गया अपना किसका? ताप का प्रभाव। किसका हो गया? ताप का प्रभाव। अब पढ़ेंगे हम दाब का प्रभाव। किसका? दाब का प्रभाव। कि भाई दाब का प्रभाव क्या होता है उसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो अवस्था में किसका प्रभाव पड़ रहे हैं? अब हम दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव क्या पड़ता है इनके ऊपर, उसके बारे में क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। तो दाब का जो प्रभाव है, फोर्स, मैं आपको पहले ही बता दूं, अपने पास 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया है। ठोस, द्रव, गैस। किसका अध्ययन किया है? ठोस, द्रव और गैस का अध्ययन किया है। जिसके अंदर ठोस और जो गैस हमने ली है, यानी सॉलिड और लिक्विड जो लेकर चले हैं, उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन दोनों में ये क्या होते हैं? हमारे संपीड्य होते हैं या असंपीड्य? मैंने आपको क्या बताया था? ये असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड्य। दोनों ही क्या होते हैं? असंपीड्य। असंपीड्य का अर्थ आपको मैंने बताया था क्या होता है, कि इन्हें दाब लगाकर दूसरी अवस्था में नहीं बदल सकते। क्या नहीं कर सकते? दाब लगाकर दूसरी अवस्था में नहीं बदल सकते। लेकिन यानी कि ये क्या हो गया? कट ऑफ हो गया, यानी कि इनका कोई काम नहीं है दाब के वाले में। अब यहां पर हमारे पास क्या आता है? गैस। क्या आता है? गैस। गैस है, मैंने आपको कल ही बताया था कि जो गैस है उसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? संपीड्य का। किसका गुण पाया जाता है? संपीड्य। संपीड्य का अर्थ हो गया यानी कि इसके ऊपर दाब लगाकर इसे दूसरी अवस्था में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो गैस है इसके ऊपर दाब लगाने पर क्या होगा? अवस्था परिवर्तन होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर मैंने ये कहा है कि जो गैस है उस पर
गैस पर दाब लगाने पर अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन होता है। ध्यान दो, पहला पॉइंट बना दिया हमने क्या कि गैस पर जब हम दाब लगाते हैं तो क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होता है। सेकंड पॉइंट हम क्या बनाएंगे, सेकंड पॉइंट ये बनाएंगे कि जब गैस के ऊपर दाब लगाया गया है तो वो क्या है, निम्न ताप, क्या काम में लिया जाता है, निम्न ताप और उच्च दाब। क्या किया जाता है, निम्न ताप और उच्च दाब का उपयोग किया जाता है। क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो भाई। मैंने ये कहा है कि जब गैस को दूसरी अवस्था में कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, ताप है उसका मान क्या लिया जाता है, कम लिया जाता है, और जो दाब है उसका मान क्या लिया जाता है, हाई लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होता है। ये पॉइंट बन जाता है। अब इसके अंतर्गत हम जो आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं कि ये दाब बढ़ने का कारण क्या है, दाब बढ़ने का कारण क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब गैस के ऊपर हम दाब लगाते हैं, दाब लगाने पर यहां पर जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं, गैस में जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं वो क्या आते हैं, कण पास आने लगते हैं। क्या आते हैं, पास आ जाते हैं। ध्यान दो भाई, जैसे ही दाब गिरेगा तो ये क्या होंगे भाई, पास आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, इनके मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, कौन सा, अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान, आकर्षण बल का मान बढ़ने लगता है। क्या होता है, बढ़ने लगता है। यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर आकर्षण बल बढ़ेगा, यानी कि कण पास आ गए, कण पास आएंगे, किसके कारण आए हैं, ये आए हैं उच्च दाब के कारण। किसके कारण आए हैं, उच्च दाब के कारण आए हैं, जिसमें मैंने क्या बताया है आपको, ये कहा है कि भाई यहाँ पर निम्न ताप और उच्च दाब दिया है, जिसके कारण क्या होता है, अवयवी कण तो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं, और इनके मध्य क्या पाया जा रहा है, अंतरा आणविक आकर्षण बल है उसका मान सबसे अधिक पाया जा रहा है। यानी कि धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे ही अवस्था चेंज होगी यहाँ पर क्या होगा, वो भी आकर्षण बल है उसका मान भी बढ़ जाएगा। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं तो अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पर क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि क्रम क्या है, क्रम क्या है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं, मैं पहले लिख रहा हूं ठोस, क्या लिख रहा हूं, ठोस, ठीक है। दूसरा हमने लिख दिया द्रव, थर्ड लिख दिया गैस। अब ध्यान दो भाई, मैंने ये कहा कि ठोस, द्रव और गैस तीन है हमारे पास। तीनों के अंदर मैं ये कहूं कि यहाँ पर अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान जो घटता क्रम है वो कैसा होगा, तो घटता क्रम किस प्रकार होगा, इस प्रकार। किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा, पहले ठोस फिर द्रव और फिर गैस। यानी हम ये कहेंगे ठोस है, इसमें क्या होता है, सबसे अधिक अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान होता है। क्या बताया मैंने ये कहा है कि जो ठोस है उसके अंदर अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। उसके बाद किसके अंदर होता है, द्रव में। उसके बाद किसके अंदर होता है, गैस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, गैस के अंदर। ये कौन सा क्रम बता रहा है, ये बता रहा है घटता क्रम। कौन सा, घटता क्रम, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बढ़ता क्रम लिखेंगे तो बढ़ते क्रम में हम क्या करेंगे, यहां पर ले लेंगे गैस, द्रव का द्रव रहेगा यहां पर, और यहां पर क्या ले लेंगे, ठोस। तो ये वाला किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। ये क्या बता रहा है, यहाँ सबसे कम किसका है, अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान है गैस का, और यहाँ पर क्या है, द्रव, और यहाँ पर क्या है, ठोस। यानी कि ठोस का सबसे अधिक और गैस का क्या है, अंतरा आणविक आकर्षण बल का
कम है, क्या गैस है उसका अंतराण्विक आकर्षण बल का मान क्या होगा, सबसे कम। तेज द्रव है उसका थोड़ा अधिक, और ठोस है सबसे अधिक अंतराण्विक आकर्षण बल का मान होगा। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है द्रव, ठोस और गैस तीनों के बारे में। सॉलिड स्टेट एक बताइए, लिक्विड स्टेट और एक बताइए गैस स्टेट। अब इन तीनों के बारे में हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेकर तीनों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मैंने ये कहा कि हमारे पास क्या है, बर्फ। क्या है, बर्फ। अगर मैं इसे दे दूं ताप, क्या दे दूं, ताप। ताप देने पर ये किसमें चेंज हो जाएगा, जल के अंदर, ठीक है। और जल को अगर मैं ताप दूं तो ये किसके अंदर चेंज होगा, वाष्प के अंदर चेंज होगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर बर्फ है वो क्या है, ठोस। क्या है, ठोस। और यहाँ पर जल है ये क्या है, द्रव। और वाष्प क्या है, गैस। यानी तीनों अवस्थाओं का अध्ययन एक साथ ही कर लेंगे। अगर मैं ये कहूं वाष्प है, इसे हम क्या करें, संघनन करें या ठंडा करें। क्या लिख सकते हो आप, संघनन करें या आप ठंडा कर रहे हो यहां पर, तो क्या हो जाएगा, जल का निर्माण हो जाएगा। अगर मैं कहूं यहां पर इसे क्या कर रहे हैं, ईमन कर रहे हैं, या आप जमना भी लिख सकते हो, तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा, बर्फ का निर्माण हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, बर्फ का एग्जाम्पल, या आप जो जल का एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने क्या किया है, ठोस, द्रव और गैस तीनों का अध्ययन कर लिया है। किसका अध्ययन कर लिया है, तीनों का अध्ययन कर लिया है। कल की जो आगे की क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऊष्मीय प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो बाकी की अपनी दो अवस्थाएं बाकी रह गई, प्लाज्मा और बीईसी यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर आपको इजी स्टडी पूरी की क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें लाइक और शेयर करें। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को